Hello everyone, I welcome you all. Now in this revision lecture, I shall be addressing the one of the very important topics of the income tax, that is income from business and profession. उस चैप्टर को हम बहुत क्विक वे में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है. हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही शॉर्ट पैरामीटर में रिवाइज करें. फिर भी मतलब कितना भी अपन छोटा कर लें, अपने आप में जो कंटेंट है उसको हमको समेटने में भी काफ़ी समय लगने वाला है. सो देखिए, कोई भी व्यापारी, बिजनेसमैन या कोई भी प्रोफेशनल की इनकम का जो कंप्यूटेशन मेथडोलॉजी है, वो मेथडोलॉजी का चैप्टर है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. एंड बिजनेसमैन ऑलरेडी अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो अपना प्रॉफिट निकालते हैं. अकाउंट्स और अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं. इनकम टैक्स में कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और वो स्पेशल एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनका प्रॉफिट आता है, व्यापारी का प्रॉफिट आता है, पर वो प्रॉफिट इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए आता है. तो इनफैक्ट व्यापारी का जो प्रॉफिट होता है वो होता है एज पर हिज अकाउंट्स, और उस अकाउंट्स वाले प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा इनकम टैक्स का प्रॉफिट असर्टेन किया जाता है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकलता है. So in this chapter, we will be basically talking about and revising the adjustments for the computation of income under the head business profession, that is income as per the income tax. Business head का charging section है section 28 clause 1. As per this section 28 clause 1, it has been stated that profits and gains arising out of business or profession carried on by the assessee anytime during the previous year shall be chargeable under the head business profession. So there should be a business or profession carried on by the assessee. This business or profession should result in profits and gains, and जो भी profits and gains arise होते हैं business or profession से, that profits shall be chargeable under the head business profession. So what is a business or profession? In fact, business profession शब्द की definition Income Tax Act में दी गई है. Business की definition दी गई है section 2 subsection 13 में. As per this definition, business includes trade, commerce or manufacture, and it also includes an adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. तो कुल मिलाकर बिजनेस और प्रोफेशन की जो डेफिनेशन है उसमें कोई ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या फिर कोई एडवेंचरस एक्टिविटी, मतलब कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी, एक सिंगल ट्रांजैक्शन पर जिसका नेचर इमीडिएट प्रॉफिट कमाना है, वो भी बिजनेस कहा गया है. सो एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर मतलब ऐसी रेगुलर एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट मेकिंग, वो तो बिजनेस है ही. उसके अलावा एक एडवेंचरस एक्टिविटी, एक आइसोलेटेड एक्टिविटी जो की जा रही है फॉर इमीडिएट प्रॉफिट अर्निंग, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आती है. प्रोफेशन शब्द की डेफिनेशन भी इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 डिफाइंस प्रोफेशन एज प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन. तो कॉमन सेंस में कोई भी स्किलफुल एक्टिविटी करना तो प्रोफेशन है ही, साथ में एक वोकेशनल एक्टिविटी, एक हॉबी एक्टिविटी करना, वो भी एक प्रोफेशन है. तो ये है बिजनेस और प्रोफेशन. चार्जिंग सेक्शन की भाषा में फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी अ बिजनेस और प्रोफेशन. सेकंड कंडीशन इज इट शुड बी कैरिड ऑन बाय द एसएससी एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो जो भी बिजनेस या प्रोफेशन है, एसएससी उसको करंट प्रीवियस ईयर में कर रहा था. इट वॉज कैरिड ऑन बाय द एसएससी एनी टाइम ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. तीसरी कंडीशन है दिस बिजनेस और प्रोफेशन शुड रिजल्ट इन प्रॉफिट्स एंड गेन्स. तो अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, देयर इज अ बिजनेस और प्रोफेशन, इट इज कैरिड ऑन बाय द एसएससी एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इट रिजल्ट्स इन प्रॉफिट्स एंड गेन्स. प्रॉफिट्स एंड गेन्स का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में इतना डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो इनकम का कंसेप्ट है. प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, खर्चे माइनस करने के बाद. तो टर्नओवर पे टैक्स नहीं लगेगा, प्रॉफिट पे लगेगा. प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वही इस हेड में अपन समझने वाले कंप्यूटेशन. दूसरी बात आती है प्रॉफिट्स एंड गेन्स निकालना है, मतलब प्रॉफिट्स इंक्लूड्स लॉसेस आल्सो. तो अगर नेगेटिव इनकम हुई, लॉसेस हुई, तो उनका भी कुछ सेट ऑफ वगैरह जो मिल सकता है वो मिलेगा. तीसरी चीज, प्रॉफिट्स मींस रियल इनकम. तो सच में इनकम कमाई तो टैक्स लगेगा, नोशनल इनकम पे इन जनरल टैक्स नहीं लगेगा. और एक आखिरी बात और आती है प्रॉफिट्स एंड गेन्स के बारे में कि रेवेन्यू अकाउंट का प्रॉफिट तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल है, पर कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं है. सो प्रॉफिट्स एंड गेन्स बेसिकली मींस रेवेन्यू रिसिट्स. इफ देयर इज अ रेवेन्यू रिसिट, इट इज अ प्रॉफिट एंड टैक्सेबल. इफ देयर इज अ कैपिटल रिसिट, it is not a profit.
तो रेवेन्यू रिसिट्स आर टैक्सेबल, कैपिटल रिसिट्स आर नॉट टैक्सेबल। अब सब्सिडी का टैक्सेशन भी यहां पर दिया है। सब्सिडी किसी भी रूप में मिले, मतलब रेवेन्यू अकाउंट पे मिले, कैपिटल अकाउंट पे मिले, सब्सिडीज आर ऑलवेज टैक्सेबल। सब्सिडी को इनकम मान लिया जाएगा और व्यापारी जिसको भी सब्सिडी मिलती है उसके हाथ में उसे टैक्स किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शन दिया है और वो ये है कि अगर सब्सिडी किसी असेट की कॉस्ट के लिए मिली है तो उस असेट की कॉस्ट में से सब्सिडी कम हो जाएगी। जैसे हमें प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी मिली है तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में से वो कम हो जाएगी, तो फिर अलग से उसको टैक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में से कम हो गई। इसी प्रकार से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सब्सिडी देती है तो वो भी अलग से टैक्सेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सब्सिडी देती है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है। तो सब्सिडी का ये बेसिक लॉ दिया है। अब नॉर्मल चार्ज सेक्शन 28 क्लॉज 1 में दिया है, जो अभी अपन ने पढ़ा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। एक डीम्ड चार्जिंग सेक्शन और है सेक्शन 28 के अदर क्लॉजेस। इस क्लॉज के अंतर्गत, सेक्शन 28 के अदर क्लॉजेस के अंतर्गत ऐसी कई सारी कैपिटल रिसिट्स दी गई हैं जिन्हें भी बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा, या ऐसी कई सारी नोशनल इनकम दी गई हैं जिन्हें भी बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। तो ये डीम्ड क्लॉज की खासियत है, डीम्ड चार्ज की खासियत है। अब कुछ तरह के कैपिटल अकाउंट के कंपनसेशंस को भी बिजनेस हेड में टैक्स किया जा रहा है, वो डीम्ड चार्ज में दिया गया है। तो मैं उसको पढ़ता हूँ। एनी कंपनसेशन विच इज फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इन इंडिया। तो कोई कंपनी इंडिया में हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट देख रही है, उसके मैनेजमेंट को टर्मिनेट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए कंपनसेशन दिया गया। वो हमारा मैनेजमेंट देख रहे थे, हमारी उनके साथ नहीं बनी, हमने उनको कंपनसेशन देके बाहर किया या कंपनसेशन देके उनका कंट्रोल कम किया, तो वो जो कंपनसेशन उनको मिला है उनके हाथ में इट इज अ कैपिटल रिसिट, पर उसे डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। पर अगर कोई एम्प्लॉय है उसको कंपनसेशन मिलता है जॉब छोड़ते समय, तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ऐसा लिखा हुआ है। फिर एनी कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस। तो हमारे बिजनेस से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई ठेकेदार था, कुछ भी था, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके एग्रीमेंट को टर्मिनेट या मॉडिफाई कर रहे हैं हम, तो उसके लिए जो कॉम्पनसेशन उसको मिलता है उसके हाथ में ये टैक्सेबल है अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। फिर एनी कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एजेंसी इन इंडिया। तो हमने किसी को एजेंसी दी है, उसके एग्रीमेंट को टर्मिनेट या मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको जो कंपनसेशन मिल रहा है उसके हाथ में इट इज टैक्सेबल अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। फिर एनी कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो हमारे बिजनेस का गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, गवर्नमेंट हमको कंपनसेशन दे रही है, हमें जो कंपनसेशन मिला वो हमारे हाथ में टैक्सेबल है अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन असेट्स का होता है, असेट्स का, तो वो कैपिटल गेन में जाता है, पर कंपल्सरी एक्विजिशन अगर बिजनेस के मैनेजमेंट का होता है तो फिर वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल रहेगा। ये लाइन भी यहाँ पर लिखी है, असेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन है तो इट गोज टू द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है। अगली चीज आती है एनी कंपनसेशन फॉर नॉट कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करने का कोई कंपनसेशन दिया जाता है, एंटी कॉम्पिटिटिव फीस, नॉन कॉम्पिटिटिव फीस, कंपनसेशन जिसके अंतर्गत हम कोई नो हाउ किसी से शेयर नहीं करेंगे, कॉपीराइट किसी से शेयर नहीं करेंगे, वो सब तरह के कंपनसेशन जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो ये कुछ प्रकार के कंपनसेशंस हैं। ये कंपनसेशंस भले ही कैपिटल रिसिट्स हैं, इन्हें डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, बिजनेस हेड में टैक्स किया जाएगा। अगली चीज जो यहाँ पर आती है जिसे डीम्ड बिजनेस इनकम माना जाएगा वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव्स। बिजनेस में मिलने वाले कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव्स जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश असिस्टेंस रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक और अंडर द ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट अंडर दैट स्कीम, DFRC या फिर DEPB। इनके ट्रांसफर पे जो कंपनसेशन मिलता है, जो भी पैसा प्रॉफिट मिलता है, वो टैक्सेबल है अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन।
अगेन ये कैपिटल अकाउंट की रिसिट है, पर इसे बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। परक्विजिट्स रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, तो एनी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, एनी परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये अगला पॉइंट दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम मिलता है, कीमैन इंश्योरेंस क्लेम जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, हमने अपने एम्प्लॉय कीमैन का इंश्योरेंस कराया, उसके अंतर्गत हमें कीमैन इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। तो जो कीमैन इंश्योरेंस क्लेम हमें मिलता है वो क्लेम हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। कीमैन इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है कभी, तो वो एम्प्लॉय को मिलता है और एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होता है अंडर दी हेड सैलरी। तो ये यहाँ पर आप डिस्टिंक्शन देखा सकते हैं, लिखा हुआ है एम्प्लॉय को मिलता है मैच्योरिटी पे तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉयर को, कंपनी को मिलता है अगर वो क्लेम मिलता है तो वो कंपनी के हाथ में बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। उसके बाद अगली चीज आती है सैलरी इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट मिलता है, पार्टनर के हाथ में ये सैलरी और इंटरेस्ट बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। इट इज ऑल सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B, जिसकी बात हमको आगे करनी है। उसके बाद अगली चीज आती है इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज। तो अगर कोई म्यूचुअल कंसर्न, म्यूचुअलिटी का एक कंसेप्ट होता है, अपने लिए इंटर में नहीं है इसलिए हम उसकी बहुत बात नहीं करेंगे, पर हाँ ऐसा कंसेप्ट दिया है, यहाँ पे लिखा है, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई म्यूचुअल कंसर्न होता है जहाँ म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है, म्यूचुअल कंसर्न अपने मेंबर्स को स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्पेसिफिक सर्विसेज की जो इनकम है वो उनके हाथ में टैक्सेबल होती है अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। अगली चीज दी गई है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल असेट। तो अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करता है, तो जिस दिन वो स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करता है उस दिन तक का प्रॉफिट बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है। उस दिन की उस असेट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको सेल कंसिडरेशन मान लिया जाता है और वो इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाती है। और फिर स्टॉक इन ट्रेड उस कैपिटल असेट को आगे बेचने से जो प्रॉफिट होगा, भविष्य में बेचने से जो उस कैपिटल असेट को प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। दैट इज अ सेपरेट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। उसके बाद अगली चीज आती है मिसलेनियस इश्यूज रिगार्डिंग दी चार्जिंग प्रोविजंस। अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल है, तो चार्जिंग रिलेटेड सारी बातें पढ़ने की। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और दिए हुए हैं। एक बात ये दी गई है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग यू हैव टू फॉलो। बिजनेस हेड और अदर सोर्सेज में यू हैव अ चॉइस, यू कैन फॉलो ईदर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और यू कैन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यू हैव अ चॉइस कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो यहाँ पर लिखा गया है। उसके अलावा अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो खर्चा अलग होगा ऑन अक्रूवल बेसिस, अगर आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो खर्चा अलग होगा ऑन पेमेंट बेसिस। पेड शब्द जो है लॉ में पेड वर्ड लिखा गया है हर जगह कि आपको खर्चा अलग होगा व्हेन इट इज पेड। तो पेड की डेफिनेशन ही ये दी गई है, इन द मर्केंटाइल सिस्टम पेड मींस अक्रूड, बट इन द कैश सिस्टम पेड मींस एक्चुअली पेड। उसके बाद अगली चीज यहाँ पर आती है हर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए हम अलग मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। तो इफ यू हैव मल्टीपल बिजनेस तो हर बिजनेस के लिए आप अलग मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ द बिजनेस हेड एंड दीज 3 गोल्डन रूल्स आर, ये मतलब मेरे बताए हुए हैं, मेरे सेल्फ क्रिएटेड गोल्डन रूल्स में कहूँगा, जो कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स को कंपाइल करते हुए बात है। तो एक गोल्डन रूल ये है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में किसी चीज़ का कोई प्रोविजन नहीं है, एक्ट अगर साइलेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट एंड अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनकम टैक्स एक्ट और अकाउंट्स के प्रिंसिपल में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फॉर इनकम टैक्स पर्पसेज व्हाट विल प्रिवेल इज द इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट में जो कहा है उस हिसाब से हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये आती है कि अगर एक्ट साइलेंट है, एक्ट में प्रोविजन ही नहीं दिया, तो हम उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे जो इनकम टैक्स में दिए गए हैं, जिनको पॉपुलरली कहा जाता है ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो एक्ट अगर साइलेंट है तो ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, और ICDS भी अगर किसी चीज के लिए साइलेंट है तो वहां पर इनकम के कैलकुलेशन के लिए हम अकाउंट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात है एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन। तो किसी एक साल का खर्चा दूसरे साल अलाउड नहीं हो सकता है, किसी एक साल की इनकम दूसरे साल टैक्सेबल नहीं हो सकती है। एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन।
तो अगर वो खर्चा किसी पर्टिकुलर ईयर का है तो उसी साल के प्रॉफिट पे उसको इंक्लूड किया जा सकता है, किसी और साल के प्रॉफिट में उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरा रूल यहाँ पर आता है दैट इनकम टैक्स में कैलकुलेशन के लिए रियल इनकम थ्योरी फॉलो होता है। एंड रियल इनकम थ्योरी की प्रिंसिपल ये है कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। इनकम कैलकुलेट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट से हम नहीं चलेंगे, बुक्स में क्या लिखा है दैट इज इररेलेवेंट। इनकम के कैलकुलेशन के लिए व्हाट वी विल फॉलो इज द प्रिंसिपल्स व्हिच आर गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली रियल इनकम थ्योरी। मतलब हमने बुक्स में कोई खर्चा डेबिट कर दिया तो डेबिट कर देने से वो अलाउ नहीं हो जाएगा। खर्चा तभी अलाउ होगा जब हमने सच में किया है, रियल में किया है। इनकम हमने कोई बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की तो फिर तो ऐसा थोड़ी होगा कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की दैट डज नॉट मीन कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से वो टैक्सेबल है तो उस पर टैक्स लगेगा, भले ही उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। So books of accounts are not relevant. What is important is the provisions of the Income Tax Act. Act के provisions के हिसाब से calculation किया जाएगा. That is the key of the principles. And real income is more important, not the entries in the books of accounts. ये तीन important golden rules हैं. I just quickly repeat it. If there is no provision in the act, so ICDS will be followed, and if ICDS is silent, then you will follow the accounts. Accounts में जो करते हो वो इनकम टैक्स में करोगे। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन। किसी और साल का खर्चा किसी और साल में अलाउ नहीं होगा, किसी और साल की इनकम किसी और साल में टैक्सेबल नहीं होगी। एंड द थर्ड एंड द लास्ट गोल्डन रूल इज एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिलेवेंट। द थिंग विच इज रिलेवेंट इज द रियल इनकम थ्योरी। सच में हमने इनकम कमाई तो टैक्स लगेगा, सच में हमने खर्चा किया तो वो अलाउेबल है। फिर उसके बाद अगली चीज आती है बिजनेस एक्सपेंडिचर वर्सेस बिजनेस लॉस। बिजनेस में होने वाले खर्चे सेक्शन 30 to 37 में अलाउेबल है। खर्चे मतलब एनी आउटफ्लो जो हमने वॉलेंटरीली किया और उस आउटफ्लो का हमको रिटर्न मिल रहा है। हमने एक खर्चा किया, अपनी मर्जी से पेमेंट किया और उस खर्चे का हमको रिटर्न मिलने वाला है, दैट इज एन एक्सपेंडिचर। बट बिजनेस में होने वाले लॉसेज अलाउेबल है क्या? जैसे फैक्ट्री में आग लग गई, स्टॉक जल गया, अकाउंटेंट कैश लेके भाग गया। ऐसे अकाउंट्स में अपन कई चीजें देखते हैं, अकाउंटेंट इज एब्सकॉन्डिंग एंड देयर इज अ थेफ्ट इन द फैक्ट्री। तो ये सब चीजें जो लॉसेज है बिजनेस में होने वाली, क्या ये अलाउेबल है? इसका गोल्डन रूल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उन्होंने कहा बिजनेस में होने वाले लॉसेज अलाउेबल हैं क्योंकि हम रियल इनकम को टैक्स कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को टैक्स कर रहे हैं। तो बिजनेस में जो भी लॉसेज होंगे उनका भी हमको डिडक्शन मिलेगा। वो लॉसेज हमको डेफिनेटली अलाउेबल हैं, बट द लॉस शुड नॉट बी अ कैपिटल लॉस, इट शुड बी अ रेवेन्यू लॉस। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह जला तो ठीक है, वो अलाउेबल है, पर प्लांट एंड मशीनरी जल गया तो वो बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, वो बिजनेस का लॉस थोड़ी, रेवेन्यू नहीं है। तो जब इनकम रेवेन्यू टैक्सेबल है तो लॉसेज भी रेवेन्यू ही अलाउेबल है। फिर दिस शुड बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस। And third and the last thing is it should be a real loss and not a notional loss. ठीक है, फैक्ट्री में स्ट्राइक रहा, 2 लाख का स्टॉक खराब हो गया, वो तो रियल लॉस है, पर उसी समय में 3 लाख का प्रॉफिट हो सकता था, वो हो सकता था वाला जो चीज है वो अलाउेबल नहीं है। सो इट शुड बी अ रियल लॉस, इट शुड बी अ रेवेन्यू लॉस एंड इट शुड बी इंसिडेंटल टू बिजनेस। अगर ऐसा होता है तो बिजनेस में होने वाले लॉसेस अलाउेबल हैं। अब ये तो एक बेसिक थीम हो गई अपने बिजनेस हेड की, जिसमें हमने कहा कि बिजनेस हेड में टैक्सेबल क्या है। नॉर्मल चार्ज देख लिया सेक्शन 28 क्लॉज 1, डीम्ड चार्ज देख लिया सेक्शन 28 के अदर क्लॉजेस, और कुछ छोटी मोटी बातें हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए बिजनेस के। बिजनेस हेड का चैप्टर का मेन थ्रस्ट ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर। बिजनेस में होने वाले खर्चों का ट्रीटमेंट ही बिजनेस में मेन डिस्कशन है। बिजनेस में होने वाले खर्चों को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है जो रूटीन खर्चे होते हैं। रूटीन खर्चे मतलब एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, बिजनेस में होने वाले सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा डेप्रिसिएशन हो गया, जो अकाउंट्स में कॉमन सेंस में हमारे बिजनेस के खर्चे होते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। और फिर कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल आइटम्स की हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव के रूप में दिया है कि इसको हम अलग से अलाउ करेंगे, इसको अलग से डिसअलाउ करेंगे, ऐसी कुछ बातें हैं। तो लेट मी बिगिन विद दी थिंग्स जो नॉर्मल कोर्स में हमारे कंप्यूटेशन में आएगी। एग्जाम पर्पसेस से हम कहते हैं प्रायोरिटी 1 ऑफ द डिस्कशन है, तो इसको पहले कर लेते हैं।
फिर प्रायोरिटी 2 ऑफ द डिस्कशन पे बाद में आते हैं। सो प्रायोरिटी 1 ऑफ द डिस्कशन, अलावेबल एक्सपेंसेस। बिजनेस में अलावेबल एक्सपेंसेस का सबसे पहले दो बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं, वहां से मैं बात चालू करता हूँ। सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31। एज पर सेक्शन 30, जो भी बिल्डिंग बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज आती है, जो भी बिल्डिंग बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज आती है, उस बिल्डिंग पे हमें 4 खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, RRIT, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। जो भी बिल्डिंग हमारे बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज आती है, उसके ये 4 खर्चे अलावेबल हैं। अब सेक्शन 31, जो भी फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज आते हैं, जो भी फर्नीचर, फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस प्रोफेशन में यूज आते हैं, उनके संबंध में हमें 2 खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। ये सेक्शन 30 और 31 है। छोटे छोटे सेक्शन हैं। मैं कहूँगा कि एक सेक्शन है सेक्शन 37, हम सबको पता है, जनरल डिडक्शन। उसके अंतर्गत क्या होता है कि दुनिया के तमाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अलाउ हो जाते हैं जो भी बिजनेस से संबंधित है। तो ये जो लिखे हैं 30-31 में, ये वहाँ भी क्लेम किए जा सकते हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। अब हम आते हैं टू द मेजर सेक्शन, सेक्शन 32। दिस सेक्शन डील्स विद द डिडक्शन ऑफ depreciation. Now in the deduction of depreciation, first thing we have to see is that when the deduction of depreciation is available, the deduction of depreciation is available if 2 conditions are satisfied. Condition number 1 is that the asset is owned by the assessee, and condition number 2 is that this asset is used for the purposes of business or profession carried on by the assessee. So if both the conditions are satisfied, that is asset is owned by the assessee. ओनरशिप शब्द का इनकम टैक्स में हमेशा मतलब होता है बेनिफिशियल ओनरशिप। तो असेट इज बेनिफिशियली ओन्ड बाय द असेसी, भले लीगल टाइटल असेसी के नाम पर हो या नहीं हो, बेनिफिशियल ओनर अगर असेसी है तो असेसी को डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। एंड सेकेंड कंडीशन इज असेट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी। तो वन ऑफ द कंडीशन इज दैट द असेट शुड बी यूज्ड। हमें इसमें छोटी छोटी 3-4 बातें हैं। हमें डेप्रिसिएशन का डिडक्शन उस दिन से मिलने लग जाएगा जिस दिन से असेट हमारे यूज में आने लगता है। यूज के 2 मतलब होते हैं, रेडी टू यूज दैट इज पैसिव यूज, या पुट टू यूज दैट इज एक्टिव यूज। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन हमें उस दिन से मिलने लग जाता है जिस दिन से असेट रेडी टू यूज हो जाता है। द मोमेंट असेट इज पैसिवली यूज्ड, उस दिन से हमको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाता है। दूसरी बात है, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलने के लिए इनकम टैक्स में हम ऐसा नहीं देखते हैं कि असेट शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। इवन इफ द असेट इज यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, स्टिल हमें डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाता है। तो असेट हमने साल भर यूज किया या पार्ट ऑफ द ईयर यूज किया, हमें डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाता है। इनकम टैक्स का एक बड़ा गोल्डन रूल होता है डेप्रिसिएशन का, और वो ये है कि इफ द असेट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक एट द ईयर एंड, 31 मार्च पर अगर असेट हमारे ब्लॉक का हिस्सा है तो हमें डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। तो जिस साल असेट खरीदा, उस साल असेट खरीदने के बाद रेडी टू यूज हो गया, ब्लॉक में मर्ज हो गया। एक बार असेट ब्लॉक में मर्ज हो गया तो असेट पे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन हमको मिलता रहेगा। ठीक है, भले ही वो असेट हमारा फुल ईयर यूज है, पार्ट ऑफ द ईयर यूज है। एंड देन जिस साल असेट बिक गया, ठीक है, जिस साल असेट बिक गया उस साल ईयर एंड से पहले असेट ब्लॉक से हट गया। तो क्योंकि ईयर एंड से पहले असेट ब्लॉक से हट गया, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक एट द ईयर एंड। 31 मार्च को ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, उस पर हमको डिप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई रिपीट द गोल्डन रूल, अगर असेट ईयर एंड पर हमारे ब्लॉक का हिस्सा है तो हमें डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। 31 मार्च को अगर असेट हमारे ब्लॉक का हिस्सा है तो हमें उस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा। दैट इज द गोल्डन रूल वी हैव। ठीक है, उसी गोल्डन रूल के हिसाब से हमको सारा कैलकुलेशन करना है। एंड देन इट शुड बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इफ इट इज फुल्ली यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन हमको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। पर कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है दैट इट इज पार्टली यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन।
पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। और क्वेश्चन में साथ में ये भी दिया जाएगा कि कितना पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। 1/5 इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, 2/5 इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। तो जितना पर्सनल एलिमेंट है उतना डिप्रिसिएशन हमको डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट असेट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो इफ इट इज यूज्ड, that is, it has to be, even if it is passively used, it is eligible for depreciation. And secondly, used means it should not be used full year, part of the year भी यूज हुआ, ईयर एंड पर अगर ब्लॉक का हिस्सा है तो हमें डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा। सिंपल बात कहता हूं कि जिस साल खरीदा उस साल डिप्रिसिएशन मिलेगा, जिस साल बेचा उस साल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दैट इज द सिंपल वे ऑफ पुटिंग इट आउट। इनकम टैक्स में जो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हम फॉलो करते हैं, generally the method of depreciation we follow is the WDV method of depreciation। एक कंसेप्ट होता है ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट, उस ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट के हिसाब से हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं और जनरली उसी हिसाब से सारा कैलकुलेशन करते हैं। बट क्या होता है कई बार इनफैक्ट एक ही बिजनेस है जिसमें SLM मेथड फॉलो किया जा सकता है, एंड दैट इज अ पावर जनरेशन बिजनेस। पावर जनरेशन बिजनेस में असेसी को चॉइस है, ही कैन फॉलो द SLM मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। अब हम आते हैं ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट पे। तो ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट के अंतर्गत हम मतलब WDV मेथड पर हमारे, तो WDV मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन है, WDV मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन दैट इज द ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट। ब्लॉक ऑफ असेट्स में सबसे पहले हमको बनाने पड़ते हैं ब्लॉक। ब्लॉक इज बेसिकली अ ग्रुपिंग ऑफ द असेट्स, पूलिंग ऑफ असेट्स मेथड भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि असेट्स के ग्रुप बनाते हैं, असेट्स के ब्लॉक्स बनाते हैं। और वो ब्लॉक्स बनाने का बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म ये होता है कि अगर असेट का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलग है या असेट का क्लास ऑफ असेट अलग है तो उनके अलग ब्लॉक बनेंगे। बट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एज वेल एज क्लास ऑफ असेट सेम है तो उनका एक सिंगल ब्लॉक बनेगा। अगर असेट्स का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड क्लास ऑफ असेट सेम है तो सिंगल ब्लॉक बनेगा। अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन या क्लास ऑफ असेट्स, टाइप ऑफ असेट अलग है तो अलग ब्लॉक बनेगा। तो पूलिंग की फिलॉसफी ये है कि एक जैसे असेट जिनका टाइप और रेट एक ही है उनको एक ही ब्लॉक में ले जाओ, नहीं तो अलग अलग ब्लॉक्स बनाओ। हर ब्लॉक की हमको निकालनी पड़ेगी WDV। WDV कैसे निकलेगी वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। WDV निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग WDV, जो पिछले साल की क्लोजिंग होगी वो इस साल की ओपनिंग है। ओपनिंग WDV ऐड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो भी असेट्स खरीदे साल भर में जो भी रेडी टू यूज हो गए वो ब्लॉक में ऐड हो जाएंगे। लेस सेल प्रोसीड्स, तो जो भी असेट्स हमने बेच दिए, सोल्ड, डिमोलिश्ड, डिस्कार्डेड, डिस्ट्रॉयड जो भी हो गए, उन असेट्स से जो भी हमको रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, असेट्स बेच के जो भी हमको पैसा रिकवर हुआ, सेल प्रोसीड्स यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस करके हमारा ब्लॉक बैलेंस आ जाएगा। ब्लॉक बैलेंस में दो चीजें ध्यान देने की है, एक तो नंबर ऑफ असेट्स कितने बचे ब्लॉक में और दूसरा अमाउंट कितना बचा। अगर ब्लॉक में नंबर ऑफ असेट्स भी पॉजिटिव हैं और अमाउंट भी पॉजिटिव है तो हम डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। पर ब्लॉक में नंबर ऑफ असेट्स कुछ भी बचे हों पर अमाउंट अगर नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे कि ये गेन हो गया। ब्लॉक बैलेंस अगर नेगेटिव हो गया सो दैट इज अ गेन। उस गेन को हम कैपिटल गेन हेड में ले जाते हैं एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो डिप्रिसिएशन नहीं देंगे उस असेट पे क्योंकि बैलेंस ही खत्म हो गया, नेगेटिव हो गया, और जो गेन आया उसको गेन को हम कैपिटल गेन हेड में एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर लेंगे। असेट को हमने बेचा, असेट को बेचने के बाद अब नंबर ऑफ असेट जीरो हो गए, भले ही अमाउंट पॉजिटिव बचा है। अगर ब्लॉक में नंबर ऑफ असेट्स जीरो हो गए, भले ही अमाउंट पॉजिटिव बचा है, so that will result in a loss and that loss will be called as short term capital loss. In fact, assets ही नहीं बचे ना ब्लॉक में, क्योंकि ब्लॉक में assets नहीं बचे हैं तो अब depreciation तो मिल नहीं पाएगा, तो जो लॉस आया वो लॉस कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। So that is the principle we have. ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट तभी लगता है जब WDV मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है। जनरली सारे बिजनेस, सारे प्रोफेशन में WDV मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन लगता है, एक्सेप्ट दैट पावर जनरेशन जहाँ SLM मेथड की चॉइस है, आपको अलग से बात करनी है जिसकी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरी ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट में। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेट्स एंड द रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ असेट्स एंड द रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन वी क्रिएट ब्लॉक्स। तो what are the types of assets, what are the rates of depreciation? हर ब्लॉक में
ऐड होते हैं, एडिशंस होते हैं। एडिशन करते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट का, जो भी असेट्स हमारे ऐड हुए और उनकी कॉस्ट ऐड करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, उस कंसेप्ट को हमको समझना है। फिर कई बार जो भी गिवन रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन है, उन रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन से हम लोअर रेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कई बार गिवन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से हम हायर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और कुछ मिसलेनियस बातें और हैं जो हमको करनी है, जैसे SLM मेथड पढ़ना है। तो ये कुछ छोटी मोटी 4-5 बातें करके हमारा डिप्रिसिएशन का पूरा डिस्कशन हो जाता है। अब लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ असेट्स एंड रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। These are some broad categories of the assets which are there in the income tax, and tangible assets में there are only 3 types of assets: building, plant and machinery and furniture and fixtures. तो tangible में यही 3 assets होते हैं: building, plant and machinery, furniture and fixtures. और intangible assets में 7 category of assets होते हैं जो यहाँ दिए हैं। अब tangible asset में सबसे पहले हम बात करते हैं building। तो बिल्डिंग जो होती है उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। इनफैक्ट बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। तो बिल्डिंग शब्द जो भी है वो डिफाइंड है। इट इंक्लूड्स रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। ये सब जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस का हिस्सा है ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। हमने कोई बिल्डिंग बनवाई, फैक्ट्री बिल्डिंग, उसमें ट्यूबवेल लगवाया, कुआं लगवाया, सड़क बनवाई, कुछ ब्रिजेस बनवाया, कुछ छोटे मोटे, कोई कलवर्ट बनवाया, वॉकिंग ब्रिज बनवाया, ये सब चीज़ें भी हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा है। एक छोटी चीज़ और है, बिल्डिंग पे तो डिप्रिसिएशन मिलता है पर लैंड की कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। तो बिल्डिंग इज अ असेट और बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन मिलता है। बिल्डिंग पे जनरली जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है वो होता है 10%, पर अगर बिल्डिंग रेसिडेंस के लिए यूज़ हो रही है, जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जो रेसिडेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं, या कंपनी का कोई गेस्ट हाउस है जो रेसिडेंस के लिए यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहता है 5%। तो बिल्डिंग देयर इज अ 10% रेट, बट इफ इट इज़ यूज्ड फॉर रेसिडेंस देन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 5%। दूसरा असेट आता है, सिंपल असेट की बात करता हूँ, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। जो भी फैक्ट्री या ऑफिस में फर्नीचर एंड फिक्चर इंस्टॉल्ड है वो फर्नीचर एंड फिक्चर्स के ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है 10%। सो दैट इज सिंपल थिंग गिवन, उसमें कोई एक्स्ट्रा बात करने की नहीं है। अब उसके बाद अगला और लास्ट कैटेगरी ऑफ टेंजिबल असेट आता है, प्लांट एंड मशीनरी। सिंपल भाषा में हम ये कहते हैं कि जो बिल्डिंग है वो तो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है वो तो फर्नीचर है, और उसके अलावा जो भी टेंजिबल असेट्स हैं वो सारे टेंजिबल असेट्स आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो जो भी कंप्यूटर है या इक्विपमेंट्स है, कैलकुलेटर है, मतलब जो भी आप ऑफिस में इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर डिवाइसेस, व्हाट एवर इट इज, फैक्स मशीन है, प्रिंटर है, कोई भी डिवाइस है, ठीक है, AC है, कोई भी एनी डिवाइस, कोई भी टेंजिबल असेट है विच इज नॉट अ बिल्डिंग, विच इज नॉट अ फर्नीचर, इट विल बी कवर्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है 15%। हालांकि प्लांट शब्द को लेकर उन्होंने लॉ में डेफिनेशन भी दी है, वो डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। बाकी मेरी ब्रॉड डेफिनेशन ये है कि जो भी बिल्डिंग है, जो भी फर्नीचर है, उसके सब अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें प्लांट एंड मशीनरी है। अब एज पर दिस सेक्शन 43 सबसेक्शन 3, प्लांट इंक्लूड्स शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक apparatus and surgical equipments. But plant does not include, it excludes tree bushes, livestock, building, furniture and fittings. तो ये प्लांट शब्द की डेफिनेशन है जो लॉ में दी गई है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में दी गई है। एक सवाल ये आता है कि जो प्लांट है वो प्लांट का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अब आप देखिए, प्लांट में जनरली रेट रहता है 15%। मोटर कार के लिए प्लांट का रेट रहता है 15%, पर मोटर कार इफ इट इज यूज फॉर द बिजनेस ऑफ हायरिंग तो रेट रहता है 30%। कंप्यूटर का रेट रहता है 40%। बुक्स ऑफ अ प्रोफेशनल है हमारा SSC, उसकी बुक्स हैं तो उसके लिए रेट रहता है 40%। विंड मिल अगर उसके पास है तो विंड मिल का रेट रहता है 40%। यहाँ मैं थोड़ा सा एक और एडिशनल बात बताता हूँ जो यहाँ नहीं लिखी है। मोटर कार अगर आपने 23 अगस्त 2019 के बाद खरीदी है तो उसका रेट रहेगा 30%। और इफ इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफ हायरिंग
23 अगस्त 19 के बाद मोटर कार खरीदी, इफ इट इज यूज फॉर द बिजनेस ऑफ हायरिंग, रेट रहेगा 45%। तो छोटी सी बात है, यहाँ नहीं लिखी है, क्लास में हमने ये बात कही थी, तो ये बात और आप ध्यान रख लें। तो मोटर कार के रेट्स हो गए, फर्नीचर फिक्सचर के रेट हो गए 10%, टैंजिबल सारे एसेट्स हो गए। अब इंटैंजिबल एसेट्स की बात करते हैं। इंटैंजिबल एसेट्स के केस में जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो होता है 25%। इंटैंजिबल एसेट्स में अंडरलाइंग एसेट्स हैं नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। इन सभी 7 कैटेगरी ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स में जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो है 25%। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने लायक है, और वो है क्या इंटैंजिबल एसेट्स में गुडविल कवर होता है। अलग से तो नहीं लिखा है, स्पेसिफिकली गुडविल का नाम नहीं लिखा है, बट कोर्ट्स ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्मिफ्स सिक्योरिटीज के केस में, उन्होंने कहा ये जो कैटेगरी है एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, इट हैज टू बी रेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजिसिम जेनेरिक्स। एजिसिम जेनेरिक्स का प्रिंसिपल ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं और उन पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद एक जनरल वर्ड यूज किया गया है। तो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इन पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद एक जनरल वर्ड यूज किया गया है एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। तो ये जो जनरल वर्ड है एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, दिस जनरल वर्ड विल डेराइव इट्स मीनिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर वर्ड्स। तो पर्टिकुलर वर्ड्स से ही मिलती जुलती चीज इस कैटेगरी में आएगी, एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। और ये सब बातें डिस्कस करने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुडविल falls under the category of any other business or commercial right of similar nature. Goodwill will be covered in the category of any other business or commercial right of similar nature on the category in the clause of the intangible assets. तो goodwill पर भी depreciation मिलेगा। कुल मिला के बात ये है, गुडविल पर भी depreciation मिलेगा और उसकी कैटेगरी रहेगी any other business or commercial right of similar nature. तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन हो गए, टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों के ब्रॉडर कैटेगरी हो गई। वैसे तो रेट्स बहुत सारे हैं पर अपन ने एक ब्रॉडर कैटेगरी में उसको पढ़ा। कुछ केस लॉ हैं वो बताते हैं कि लैंड पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लाइव स्टॉक पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और जो भी मिनरल ऑयल्स वगैरह होते हैं, डिप्लीटिंग एसेट्स जिनको कहते हैं, वेस्टिंग एसेट्स जिनको कहते हैं, माइंस एंड क्वेरीज, उन पर डिप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी छोटी छोटी बातें 2-3 कही गई हैं। अब एक अगला पॉइंट आता है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड द रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन, पढ़ लिया इसको। अब दूसरा पॉइंट आता है एक्चुअल कॉस्ट। हमारे ब्लॉक में जो ऐड होगा वो होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, मतलब जो भी एसेट्स खरीदे उनकी कॉस्ट ऐड होगी। अब कॉस्ट क्या होती है, तो बेसिकली अकाउंटिंग का कंसेप्ट पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूंगा यहाँ पे। रेडी टू यूज करने तक की जो कॉस्ट होती है वो कैपिटलाइज करते हैं, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। रेडी टू यूज के बाद की जो कॉस्ट होती है वो रेवेन्यू होती है। तो जो भी रेडी टू यूज तक की कॉस्ट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट वो कैपिटलाइज होगी, और रेडी टू यूज के बाद की जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है सेक्शन 40A3, एज पर दिस सेक्शन कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 वो डिसअलाउ होता है। तो अगर हमने फिक्स्ड असेट्स खरीदे, मतलब ये जो असेट्स हैं वो खरीदे हैं, ये कैपिटल असेट्स जिसको इनकम टैक्स में कहते हैं, तो कैपिटल असेट्स फिक्स्ड असेट्स अगर हमने खरीदे, ये फिक्स्ड असेट्स अगर 10,000 से ऊपर में खरीदे, फिक्स्ड असेट्स अगर 10,000 से ऊपर में हमने खरीदे हैं एंड द पेमेंट इज मेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो ऐसी परिस्थिति में उस पर डिप्रिसिएशन हमको नहीं मिलेगा। तो जो 40A3 के प्रिंसिपल्स हैं वो डिप्रिसिएशन में भी अप्लाई हो जाएंगे, और प्रिंसिपल ये है वहाँ पे कि खर्चा डिसअलाउ होता है, यहाँ का प्रिंसिपल ये है कि डिप्रिसिएशन उस पर अलाउ नहीं होगा, उसको ब्लॉक में जोड़ेंगे ही नहीं और उस पर डिप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं देंगे। अब एक शब्द आता है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कुछ स्पेशल केसेस में किस प्रकार से निकलेगा वो बताया है। तो बेसिक प्रिंसिपल तो मैंने बताया, रेडी टू यूज तक की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, पर यहाँ कुछ स्पेशल केसेस दिए जहां पर एक्चुअल कॉस्ट अलग तरीके से निकाला जाएगा। दिस इज एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1). एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1)
कुछ स्पेशल केसेस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी वो समझो। पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 1 की। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च असेट्स हैं या फैमिली प्लानिंग असेट्स हैं, ठीक है, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च असेट था, फैमिली प्लानिंग असेट था, उस असेट को हमने पहले यूज किया था फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड नाउ दिस असेट इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस। ऐसी परिस्थिति में उस असेट को ब्लॉक में ऐड किया जाएगा एट नील वैल्यू। सिंपल रूल ये है कि जब हमने उस असेट को खरीदा होगा तो उस असेट की पूरी कॉस्ट का हमको डिडक्शन मिल चुका है। क्योंकि असेट की पूरी कॉस्ट का हमको डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब अगर इस असेट को हमारे बिजनेस में ऐड किया जाएगा तो इट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट नील वैल्यू। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है स्पेसिफाइड असेट्स। 35AD बिजनेस हमको पता है, आगे पढ़ना भी है। 35AD बिजनेस के केस में अगर उस 35AD एसेट को हम खरीदते हैं और बाद में अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो इट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट नील वैल्यू। दैट इज द प्रपोजिशन। क्योंकि पहले ही हमें उस एसेट की पूरी कॉस्ट का डिडक्शन मिल चुका है, तो अब डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट। जब हमने एक स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो कन्वर्जन के दिन तक का जो प्रॉफिट है वो तो डीम्ड इनकम मान लिया जाता है। कन्वर्जन के दिन तक का प्रॉफिट निकलता भी कैसे है? कन्वर्जन के दिन तक की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मानकर नोशनल प्रॉफिट में निकाला जाता है। वो जो नोशनल प्रॉफिट है वो डीम्ड बिजनेस इनकम है, सेक्शन 28 में अभी अपन ने पढ़ा। अब अगर उस असेट को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करने के बाद डिप्रिशिएट किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जिस दिन के कन्वर्जन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू को ब्लॉक में ऐड कर दिया जाएगा। कन्वर्जन के दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी एडेड टू द ब्लॉक। दैट इज एक्सप्लेनेशन 1A। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 2। एज पर एक्सप्लेनेशन 2 एक असेट किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज किया। सो द असेट वाज यूज्ड बाय द डोनर फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। मैंने असेट बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया एंड बाद में मैंने ये असेट आपको गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में ट्रांसफर कर दिया। मैंने इस असेट को अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया एंड लेटर ऑन दिस वाज ट्रांसफर्ड अंडर गिफ्ट और इनहेरिटेंस। अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में the asset will be added to the block at actual cost to the previous owner less notional depreciation. Notional depreciation जो निकाला जाएगा it will be calculated taking the asset as the only asset in the block. तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये asset only asset in the block था और जितने भी साल है उतने साल का notional depreciation निकाल लिया जाएगा और वो निकाल के जो उसकी notional WDV आएगी वो नोशनल WDV हमारे ब्लॉक में ऐड कर दी जाएगी। मैंने एक असेट खरीदा, अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया, कुछ साल तो डिप्रिशिएट किया ही, फिर मैंने आपको गिफ्ट दे दिया वो असेट। आपके ब्लॉक में वो असेट किस वैल्यू पे जुड़ेगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, दैट इज माय कॉस्ट लेस इतने सालों का नोशनल डिप्रिसिएशन, और वो माइनस करके जो फिगर आएगा दैट वैल्यू, दैट नोशनल WDV विल बी एडेड टू योर ब्लॉक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नोशनल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हम जो रेट अप्लाई करेंगे वो ईयर टू ईयर जो भी रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन है वो अडॉप्ट करेंगे। हर साल जो भी लॉ में रेट्स रहे उनके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। अगला एक्सप्लेनेशन आता है एक्सप्लेनेशन 10। एक्सप्लेनेशन 10 वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी स्टडीड समवेयर। सब्सिडी से संबंधित बात है और सब्सिडी का गोल्डन रूल जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। सब्सिडी अगर आपको असेट की कॉस्ट को मीट करने के लिए दी गई है, असेट की किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट की कॉस्ट के लिए दी गई है तो उस असेट की कॉस्ट में से कम कर लेंगे, और अगर वो किसी असेट की कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए नहीं है, अदरवाइज है, तो इट विल बी सेपरेटली टैक्सेबल। एक और चीज़ मैंने बताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव करते हैं तो उनके हाथ में वो एग्जम्प्ट है, तो वो स्पेसिफिक है। एंड एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि अगर एक पर्टिकुलर असेट के लिए सब्सिडी है तो उस पर्टिकुलर असेट की कॉस्ट में से माइनस कर दी जाएगी। मल्टीपल असेट्स के लिए सब्सिडी है तो प्रोपोर्शनेटली मल्टीपल असेट्स में से उनको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी और बात है जो हमको ध्यान रखने की है कि एक से ज़्यादा असेट के लिए सब्सिडी है, मल्टीपल असेट्स के लिए सब्सिडी है, तो उनमें से वो माइनस कर दिया जाएगा, प्रो रेटा बेसिस पे उसको माइनस कर दिया जाएगा।
देन देयर इज एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43(1). यहाँ पर दिया गया है कि previously there was a building which was used for personal purposes, it was used for non-business purposes, and now this building is brought into business or profession. तो हमारे पास कोई मकान था, उसको हम पहले पर्सनल यूज में लेते थे और अब हम उसको बिजनेस या प्रोफेशन में ले आए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, दिस असेट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट व्हाट वैल्यू, इट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट एक्चुअल कॉस्ट, जितने में हमने खरीदा था, लेस नोशनल डिप्रिसिएशन। तो जो असेट हमने ओरिजिनली जितने में खरीदा था वो माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन, ये करके जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी इनफैक्ट द वैल्यू जिस पे इस असेट को ब्लॉक में ऐड किया जाएगा। तो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, ये बिल्डिंग पहले पर्सनल यूज में ली कुछ सालों तक, बाद में मैं इसको बिजनेस में ले आया, तो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे तो इसको ब्लॉक में नहीं ऐड करना चाहिए ना, कुछ समय तो वियर एंड टीयर हुआ ही है, उतने समय का जो वियर एंड टीयर है वो ब्लॉक में से माइनस किया जाएगा, नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा। अब यहाँ पर दो छोटी छोटी बातें हैं, एक तो नोशनल डिप्रिसिएशन निकालने का रेट क्या रहेगा, तो रेट विल बी जो करंट ईयर का रेट है, जिस साल इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया गया उस साल का जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, जिस साल कन्वर्ट किया गया वो रेट अप्लाई करके इसको ब्लॉक में ऐड किया जाएगा, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये क्लॉज थोड़ा सा डिफेक्टिव है क्योंकि ये बात करता है ओनली अबाउट बिल्डिंग। तो इफ द बिल्डिंग इज एडेड टू द ब्लॉक देन इट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट आफ्टर दिस नोशनल डिप्रिसिएशन। पर बिल्डिंग के अलावा कोई एसेट है, जैसे कार है, कार मैंने खरीदी, पर्सनल यूज में ली और कुछ समय बाद उसको बिजनेस में यूज किया, तो इट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। या मैंने फर्नीचर खरीदा, पहले पर्सनल यूज लिया, बाद में बिजनेस में लेके आया, इट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो बाकी सब असेट्स के लिए ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस करो, वहां पे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही असेट को ऐड किया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ बिल्डिंग के बारे में है, दैट द बिल्डिंग विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट द कॉस्ट माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन। अब इसके बाद depreciation at lower rates, that is the next of the point we have to discuss in this concept of depreciation. Generally जो भी rate of depreciation है हमें उन rates पर depreciation मिलता है, पर कुछ ऐसे cases होते हैं जहाँ पर given rate से हमको कम depreciation मिलता है for different reasons. उनमें से सबसे popular case है asset is acquired and used in the previous year for less than 180 days. अब ये provision कब apply होगा, देखिए इस पर ध्यान दीजिए, चारों कंडीशंस हैं, चारों की चारों फुलफिल होगी तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा। कंडीशन नंबर 1, द असेट इज एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर। कंडीशन नंबर 2, इट इज यूज्ड इन द प्रीवियस ईयर। कंडीशन नंबर 3, इट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। एंड कंडीशन नंबर 4, इट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ द क्लोजिंग ब्लॉक बैलेंस। ईयर एंड पर हमारे ब्लॉक में ये असेट मौजूद है, ईयर एंड से पहले हमने इसको नहीं बेचा। तो अगर ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल होगी तब हमको डिप्रिसिएशन मिलेगा गिवन रेट के आधा डिप्रिसिएशन। ये आपने बहुत पॉपुलरली इस पे क्वेश्चंस भी कई सारे किए होंगे। प्रोविजन मैंने आपको रिवाइज करा दिया, एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर, यूज्ड इन द प्रीवियस ईयर, लेस देन 180 डेज एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द क्लोजिंग ब्लॉक बैलेंस। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा गिवन रेट से आधा, दैट इज द प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन की। जनरली गिवन रेट पे डिप्रिसिएशन मिलता है पर कई बार उससे कम मिलता है, तो ये एक और क्लॉज आता है प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन का। ये बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइक अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन ऑफ कंपनी टू एलएलपी, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एग्जांपल्स दिए। अगर कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे अमालगमेशन हो गया, तो साल के कुछ दिन असेट पुरानी कंपनी यूज कर रही थी ए लिमिटेड और साल के कुछ दिन असेट नई कंपनी यूज कर रही है बी लिमिटेड। तो अब असेट को क्योंकि दोनों कंपनीज यूज कर रही है, कुछ दिन ए लिमिटेड यूज कर रही हैं, कुछ दिन बी लिमिटेड यूज कर रही हैं, तो डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा? तो उन्होंने यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल ये है कि ऐसा मान लिया जाएगा कि इस साल कोई रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मर्ज हो गई साल के बीच में से 31 दिसंबर को, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कोई अमालगमेशन नहीं हुआ,
डिप्रिसिएशन ए लिमिटेड के हाथ में निकाल लिया जाएगा साल भर का, और वो निकालने के बाद वो डिप्रिसिएशन दोनों एंटरप्राइज के बीच में अलोकेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो दिस इज द प्रिंसिपल वी विल फॉलो। ऐसा मान लिया जाएगा कि कोई रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, और वो मानते हुए डिप्रिसिएशन निकाल लिया जाएगा, और जो भी डिप्रिसिएशन आएगा वो दोनों एंटरप्राइजेस के बीच में अलोकेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज द असेट इज यूज्ड बाय ईच एंटरप्राइज। तो जैसे 31 दिसंबर को अमालगमेशन हुआ, पहले तो ये मान लो कि अमालगमेशन नहीं हुआ, साल भर का डिप्रिसिएशन निकाल लो, और 31 दिसंबर का डिप्रिसिएशन ए लिमिटेड को अलोकेट कर दो, 31 दिसंबर के बाद का डिप्रिसिएशन बी लिमिटेड को अलोकेट कर दो। दैट इज द प्रिंसिपल वी हैव इन दिस क्लॉज। उसके बाद अगली चीज आती है पर्सनल यूज ऑफ द असेट। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इफ द असेट इज यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पसेस एंड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पसेस, एक बात तो यह है कि हमारा डिप्रिसिएशन उतना ही अलाउ होगा जितना असेट बिजनेस यूज का है। तो जैसे उन्होंने कहा कार का डिप्रिसिएशन बनता है 2 लाख रुपए, बट 1/5 इज यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, तो 2 लाख का 1/5 डिसअलाउ हो जाएगा, 1,60,000 ही अलाउ होगा। अब ये 1,60,000 ही हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। अलाउ होगा मतलब क्या, प्रॉफिट में से इतना ही माइनस करेंगे। दूसरी बात, ब्लॉक में से 2 लाख रुपए माइनस करेंगे या 1,60,000, तो ब्लॉक में से वही डिप्रिसिएशन माइनस होता है जो एक्चुअली अलाउड है। सो इन माय गिवन एग्जांपल, हमारे प्रॉफिट में से भी 1,60,000 माइनस होगा और ब्लॉक में से भी 1,60,000 माइनस होगा। दैट इज द प्रिंसिपल वी हैव इन दिस क्लॉज। द प्रिंसिपल इज डिप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड माइनस होता है, और एक्चुअली अलाउड क्योंकि 1,60,000 है इन द गिवन एग्जांपल, उतना ही माइनस किया जाएगा। फिर अगला टॉपिक आता है, गिवन रेट से कई बार हमको ज्यादा डिप्रिसिएशन मिलता है। तो ज्यादा डिप्रिसिएशन कब मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं एडिशनल डिप्रिसिएशन, या उसको एक और नाम दिया जाता है एनहांस्ड डिप्रिसिएशन। जो भी गिवन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, उस गिवन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से कई बार हमको ज्यादा डिप्रिसिएशन मिलता है। द नेम इज एडिशनल और एनहांस्ड डिप्रिसिएशन। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन में 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, 2 अलग अलग क्लॉजेस हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली कैटेगरी है 20% वाला एडिशनल डिप्रिसिएशन। 20% वाला एडिशनल डिप्रिसिएशन कब मिलेगा, वो कंडीशंस हम ध्यान देते हैं। दिस is allowable to all assessees, individual, HUF, AOP, BOI, company, firm, residents, non-residents, all are eligible. Definitely, you should be engaged in either manufacture or production of article or thing, generation of power, generation and distribution of power, और transmission of power. Broadly मतलब 2 कैटेगरी है, एक तो पावर रिलेटेड इंडस्ट्री में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, तो आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। आपका न्यू असेट कहाँ सेटअप करना है, यू कैन सेट दैट असेट एनीवेयर, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीवेयर यू कैन सेटअप द न्यू असेट, बट द न्यू असेट शुड बी अ प्लांट एंड मशीनरी। एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउेबल ऑन बिल्डिंग, एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउेबल ऑन फर्नीचर, it is not allowable on any other asset, it is allowable only and only on plant and machinery, that too a new plant and machinery. तो एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा अगर अंडरलाइंग असेट न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, एक्सेप्ट सम डिस्क्वालिफाइड असेट्स, सेकेंड हैंड असेट्स, ऑफिस अप्लायंसेस, प्लांट इंस्टॉल्ड एट ऑफिस, रेसिडेंस, गेस्ट हाउस एंड शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इन पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बाकी सब असेट्स पर मिलेगा। तो कंडीशंस देखिए, एनी एसएससी who is engaged in manufacturing business or generation of power etc. Third condition, your plant can be set up anywhere in India. Underlying asset has to be a new plant, not a second hand plant. It has to be a plant and machinery, that too a new plant. And fifth condition, certain assets are disqualified. Second hand assets, office appliances, plant installed at office, guest house and residence, ships, aircraft, road transport vehicle, they are disqualified. इन पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, 20% ऑफ कॉस्ट। एंड इफ द असेट इज फॉलिंग इन दैट कैटेगरी, एक्वायर्ड एंड यूज्ड फॉर लेस देन 180 days, एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर, यूज्ड इन द प्रीवियस ईयर, लेस देन 180 days, एंड असेट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द क्लोजिंग ब्लॉक बैलेंस, वही 4 कंडीशंस अगर फुलफिल होती है
तो हमें एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा 10% ऑफ कॉस्ट दिस ईयर एंड 10% ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट ईयर। इस हिसाब से एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। अब हम आते हैं नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया की। यहां पर एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट है 35%। Additional depreciation in this category is available for all assessees. All the assessees are eligible. It may be company, it may be individual, it may be firm. All assessees are eligible. You should be definitely engaged in the business of manufacture and production of article and thing. ठीक है, तो आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए, और इट कैन बी जनरेशन ऑफ पावर एक्सेट्रा। तो वो बिजनेस ही एलिजिबल है यहाँ पे, उन्हीं के लिए एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन जो मिलेगा वो मिलेगा नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो ये 4 राज्यों के नाम लिखे, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार। इनके भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, उन एरिया में आपका प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अंडरलाइंग असेट कैन ओनली बी प्लांट एंड मशीनरी, दैट टू न्यू। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल्स पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन इन डिस्क्वालिफाइड असेट्स पर नहीं मिलेगा, सेकेंड हैंड असेट्स पर नहीं मिलेगा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा। तो वो अपने को पता है। अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन की कंडीशंस फुलफिल कर दी तो कितना मिलेगा? बैकवर्ड एरिया की बात कर रहे हैं तो एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट रहेगा 35% ऑफ कॉस्ट, 35% ऑफ कॉस्ट। और अगर असेट इज एक्वायर्ड एंड यूज फॉर लेस देन 180 डेज तो एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट रहेगा 17.5% इस साल और 17.5% अगले साल। 2 साल में वो स्प्लिट हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है जो अपना दिया गया है। एडिशनल डिप्रिसिएशन इनफैक्ट शुरू में ही मिलता है। इस साल हमने असेट खरीदा तो इसी साल मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेस देन 180 डेज है तो 2 साल में स्प्लिट हो जाएगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन कॉस्ट पे मिलता है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन ब्लॉक बैलेंस पे मिलता है। ठीक है, रिमेंबर दीज रूल्स। इनफैक्ट देयर आर सम अपेरेंट रूल्स विच आर देयर। वन ऑफ द रूल इज एडिशनल डिप्रिसिएशन जो मिलता है वो कॉस्ट पे मिलता है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन ब्लॉक बैलेंस पे मिलता है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले लेस देन 180 डेज वाले जो असेट्स हैं उन पे डिप्रिसिएशन दे देते हैं, और बचे हुए ब्लॉक बैलेंस पे साल भर का डिप्रिसिएशन दे देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें। नॉर्मल डिप्रिसिएशन और एडिशनल डिप्रिसिएशन का फिगर इट कैन नॉट एक्सीड द ब्लॉक बैलेंस, ये भी याद रखने की बात है। और अगर असेट ईयर एंड पर ब्लॉक में मौजूद नहीं है तो ना तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगा ना एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। यू शुड एक्चुअली गो थ्रू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर दिए हैं, जो क्लासरूम में किए गए हैं। 40, 45, 50 एग्जाम्पल आपने जो भी क्लास की है मेरे ख्याल से आपको कराए गए होंगे, तो वो सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने चाहिए। लेस दैन 180 डेज के और एडिशनल डिप्रिसिएशन के, वो सारी वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स आपको देखनी चाहिए, सो दैट यू हैव एन ओवरऑल व्यू ऑफ द डिप्रिसिएशन। अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डिप्रिसिएशन, काफ़ी सारी चीज़ें उस पर पूछी जाती है। अब हम आते हैं मिसलेनियस बातों पे डिप्रिसिएशन से संबंधित। तो मिसलेनियस बातों में यहाँ पहली बात दी गई है, डिप्रिसिएशन इन द केस ऑफ पावर जनरेशन बिजनेस। इन द केस ऑफ पावर जनरेशन बिजनेस, if you are engaged in the business of generation and distribution of power, you have a choice. You can follow WDV method, that is the block of assets concept. Alternatively, you can go for SLM method of depreciation. If you go for SLM method of depreciation, there will be no block of asset concept and हर asset अलग होगा। assets पे depreciation SLM basis पे निकलेगा, historical cost basis पे। ये ऑप्शन आपकी SLM फॉलो करूं या WDV फॉलो करूं, ये असेट वाइज नहीं है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। आपने तय कर लिया कि हमारे बिजनेस में हम SLM फॉलो करेंगे, तो जीवन भर आपको अपने बिजनेस में SLM फॉलो करना पड़ेगा। आपने तय कर लिया कि आप WDV फॉलो करोगे, तो जीवन भर आपको WDV मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगा आपको, एडिशनल डिप्रिसिएशन भी इनफैक्ट आपको मिल जाएगा, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। दैट ऑल्सो यू कैन क्लेम इट आउट। असेट पे इंडिविजुअली डिप्रिसिएशन निकलता जाएगा SLM मेथड पे, उसके रेट्स भी अलग है, निकलता जाएगा। जब आप असेट को बेचोगे तो अब क्या इंडिविजुअल असेट है, ब्लॉक की थ्योरी तो है ही नहीं, तो असेट को बेचा आपने। अगर आपने इस असेट को WDV से ज्यादा में बेचा तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि अप टू द लेवल ऑफ कॉस्ट, मान लो असेट की कॉस्ट है 10 लाख, WDV है 6 लाख, आपने उसको बेचा 11 लाख में, तो अप टू द लेवल ऑफ कॉस्ट मतलब 6 लाख से ज्यादा में बेचा, अप टू 10 लाख। तो ये जो 10 लाख तक का गैप है 4 लाख, ये 4 लाख आपको टैक्सेबल होगा
अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, इसको कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज। और 10 लाख से ऊपर की जो वैल्यू में आपने बेचा है, 11 लाख में बेचा है, तो 10 कॉस्ट से ज्यादा में जो बेचा है 1 लाख है ना, वो 1 लाख आपको टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपने असेट को लॉस में बेचा, मतलब आपकी WDV 6 लाख है, आपने उसको 3.5 लाख में बेच दिया, तो जो 2.5 लाख रुपए आपको लॉस हो गया, दिस लॉस विल बी अलाउड, इट विल बी अलाउड इन द नेम ऑफ टर्मिनल डिप्रिसिएशन। तो ये टर्मिनल डिप्रिसिएशन नाम से, नाम कुछ भी कह दो, बिजनेस हेड में ये डेबिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल वी हैव। दूसरी चीज ये है, एक तो ये SLM मेथड हो गया। अगली मिसलेनियस बात ये है दैट डिप्रिसिएशन इज कंपलसरी। आप अपने आप से डिप्रिसिएशन का क्लेम लो या मत लो, इनकम टैक्स तो कहता है इट इज कंपलसरी, आपको डिप्रिसिएशन का क्लेम मिलेगा और डिप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। न्यू डोमेस्टिक कंपनी, न्यू डोमेस्टिक कंपनी जो सेक्शन 115BA या 115BAA या 115BAB, इन सेक्शंस में अगर फॉल होती हैं और इन सेक्शन में 25%, 22%, 15% के रेट पर टैक्स ऑफर करती है, तो उनको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी जो मिलेगा वो प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म से मिलेगा। अगर डिप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जिसको हम लोग कहते हैं अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, तो ये अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। किसी भी इनकम से ये सेट ऑफ हो सकता है और एक्सेप्ट सैलरी, और भले ही आप रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भी भरो तो भी अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो डिप्रिसिएशन से संबंधित ये बहुत सारी स्कैटर्ड बातें हैं जो मैंने बतला दी। अब एक छोटा सा और प्रोविजन है जो डिप्रिसिएशन के साथ ही पढ़ा जाता है, हालांकि उसका डिप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है, पर उसको डिप्रिसिएशन के साथ ही पढ़ा जाता है, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट अलाउंस। सरकार ये कहती है कि हम बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एडिशनल डिप्रिसिएशन दे दिया। एडिशनल डिप्रिसिएशन के इंसेंटिव को व्यापारी, बिजनेसमैन इतना अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन ही तो है वो, आज ज़्यादा दे दोगे तो ब्लॉक बैलेंस कम हो जाएगा, तो लॉन्ग रन में तो डिप्रिसिएशन कम मिलेगा। तो अल्टीमेटली एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अ इंसेंटिव इन अ लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट एन इंसेंटिव। तो इसलिए सरकार ने एक इंसेंटिव दिया जिसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस की सबसे खास बात यह है कि ये जो भी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वो आपके ब्लॉक बैलेंस में से नहीं माइनस होगा, सरकार आपको एक अलग से इंसेंटिव दे रही है। अगर आपने असेट खरीदा 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख पे आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा जो भी मिलना है, 20 लाख पे आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, पर मिलेगा तो 20 लाख के डिडक्शन ना। हम इन्वेस्टमेंट अलाउंस में ये कह रहे हैं कि आपको अलग से 15% आपके प्रॉफिट में से हम माइनस करने देंगे, आपके प्रॉफिट में से अलग से ये डिडक्शन देंगे। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस कब मिलेगा देखिए आप, इन्वेस्टमेंट अलाउंस सभी एसएससीज को मिलेगा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी फर्म, ऑल एसएससीज आर एलिजिबल हियर। इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलने के लिए द कंडीशन इज you should be engaged in manufacture or production of article or thing, but only in notified backward area of Andhra Pradesh, Bihar, Telangana and West Bengal। इन 4 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार, इनके नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में अगर आप मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग करते हो तो आपको एडिशनल ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट अलाउंस न्यू असेट पर ही मिलेगा। न्यू असेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी विच इज इंस्टॉल्ड एट ऑफिस, रेसिडेंस, गेस्ट हाउस, ऑफिस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर, एनी प्लांट एंड मशीनरी जिसकी पूरी कॉस्ट का डिडक्शन आपको किसी भी रूप में मिल चुका है, और प्लांट एंड मशीनरी विच इज सेकेंड हैंड, इंपोर्टेड या डोमेस्टिक सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, उसमें से भी ये डिस्क्वालिफाइड प्लांट पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। The plant and machinery should be acquired between 1st April 15 to 31st March 20, तभी आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा 15% ऑफ कॉस्ट। ये लेस देन 180 डेज हो या मोर देन 180 डेज हो, आपको 15% ऑफ कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल जाएगा।
तो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में बहुत अच्छा इंसेंटिव है, एडिशनल डिप्रिसिएशन भी 35% है और इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी अलग से मिल रहा है 15%, तो अच्छा इंसेंटिव है फॉर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। बट उसका सनसेट आप देखो 31 मार्च 20 तक है, जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21, वहीं तक ये रिलेवेंट है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो है वो ब्लॉक बैलेंस में से माइनस नहीं होता है, उसका डिडक्शन हमको प्रॉफिट में से अलग से मिलता है। तो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेना एग्जाम में पूरा, वो प्रॉफिट में से माइनस कर देना डिप्रिसिएशन, और फिर याद रख के अलग से ही अमाउंट प्रॉफिट में से माइनस करना है, ब्लॉक में से माइनस नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि एसेट शुड बी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन सेम ईयर। ऐसा हो सकता है एक साल एसेट एक्वायर किया, दूसरे साल इंस्टॉल किया, तो जिस साल इंस्टॉल किया उस साल आप इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिडक्शन दे देना। न्यू डोमेस्टिक कंपनी जो सेक्शन 115BA, 115BAA या 115BAB में फॉल होती है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो है वो 25% वो नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि दे आर ऑलरेडी पेइंग कंसेशनल टैक्स 25%, 22% और 15%, तो उनको इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट ऑफ द सेक्शंस, दैट इज जनरल डिडक्शंस, सेक्शन 37(1), also called as the residuary clause. Now as per section 37, it has been provided that if following conditions are satisfied, then the business expenditure is allowable. Condition number 1 is expenditure is incurred in the previous year. Expenditure should be incurred in the current previous year, and it will depend on the method of accounting. If you follow cash system of accounting, expenditure is incurred in the year in which the payment is made. If you follow mercantile system of accounting, expenditure is incurred in the year in which the liability arises, in the year in which the liability crystallizes. तो expenditure should be incurred in the current financial year, तभी उसका डिडक्शन मिल पाएगा। Second condition is expenditure should be wholly and exclusively for the purpose of business or profession carried on by the assessee. तो यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि द एक्सपेंडिचर शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर एक्सपेंडिचर पर्सनल नेचर का है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। पार्टली पर्सनल पार्टली बिजनेस नेचर का है तो जितना बिजनेस नेचर का है प्रोपोर्शनेटली उतना ही उसका डिडक्शन मिल जाएगा। जैसा डिप्रिसिएशन में अभी अपन ने देखा कि डिप्रिसिएशन मान लीजिए पर्सनल यूज होता है एसेट का, तो डिप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाता है 1/5, 1/4 जैसा भी क्वेश्चन में दिया है। ऐसे ही उसके पेट्रोल रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस उस व्हीकल के वो भी डिसअलाउ हो जाएंगे बिकॉज द एसेट इज पार्टली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस। तीसरी यहाँ पर और एक दो बातें और है। एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी। नाउ व्हाट इज बिजनेस पर्पस? वेदर एओ विल डिसाइड कि ये बिजनेस पर्पस है या नहीं है, या असेसी तय करेगा। असेसी तय करेगा कि उसके बिजनेस के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, या एओ तय करेगा। तो इसका सिंपल आंसर है इट इज फॉर द असेसी टू डिसाइड कि उसके बिजनेस के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। एओ कैन नॉट डिसाइड कि असेसी के बिजनेस के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड इट इज फॉर द असेसी टू डिसाइड कि बिजनेस के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। एओ कैन नॉट सिट ऑन द आर्म चेयर ऑफ द बिजनेसमैन टू डिसाइड व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तीसरी बात यहाँ पर है कि एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड एंड इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। सो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि खर्चा सच में किया जाना चाहिए। सिर्फ बुक्स में डेबिट कर देने भर से खर्चा अलाउ नहीं हो जाएगा, जो हम इतने समय से कह रहे हैं रियल इनकम थ्योरी। तो एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड बेस्ड ऑन दी रियल इनकम थ्योरी। तो अगर रियल इनकम थ्योरी के हिसाब से वो अलाउेबल है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। रियल इनकम थ्योरी के हिसाब से वो अलाउेबल नहीं है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो रियल इनकम थ्योरी इज इंपॉर्टेंट हियर, दैट शुड बी फॉलोड। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 37 सेक्शन 37(1) में दो एक्सप्लेनेशन भी है जो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन को डिफाइन करते हैं। एक तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, काफी पॉपुलर है। एक्सप्लेनेशन 1, एनी एक्सपेंडिचर विच इज फॉर एन ऑफेंस और फॉर समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ शैल बी डिसअलाउड। इन अदर वर्ड्स एक्सपेंडिचर जो पेनल नेचर के हैं, जो इलीगल हैं, वो सब डिसअलाउ हो जाएंगे। तो इलीगल एक्सपेंसेस, पेनल्टी वगैरह दिया हुआ है तो वो डिसअलाउ करना है। फिर एक्सप्लेनेशन 2 है। एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 37(1)
कंपनी के केस में काम में आएगा, जो इंटर लेवल पे अपने बहुत काम का नहीं है। पर हाँ, एक्सप्लेनेशन कहता ये है कि कंपनी जो भी CSR का खर्चा डेबिट करती है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित खर्चा डेबिट करती है, वह सेक्शन 37(1) में नहीं अलाउ होगा, किसी और सेक्शन में अलाउ होता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च का है और सेक्शन 35 में अलाउ होता है तो वहां हो जाएगा, एटलीस्ट 37(1) में तो वो अलाउ नहीं होगा। बेसिक कंडीशन तो यह है सेक्शन 37(1) की, दैट द एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड इट शुड बी होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब सेक्शन 37(1) में 3 नेगेटिव कंडीशंस हैं। वन ऑफ द नेगेटिव कंडीशन इज दैट द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 30 to 36। दूसरी कंडीशन है एक्सपेंडिचर शुड बी नॉट, इट शुड नॉट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और तीसरी कंडीशन है इट शुड नॉट बी अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो ये कंडीशंस भी हमको ध्यान रखनी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस से संबंधित है उसका डिडक्शन 37(1) में मिल जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिप्रिसिएशन वगैरह मिल जाता है, जो अपन ने अभी बात की सेक्शन 32 में। तो ये बेसिक सेक्शन हो गया सेक्शन 37(1). अब इसके साथ हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि क्या अलावेबल है वो अपने को समझ आ गया। डिप्रिसिएशन और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलावेबल है। ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि जो अलावेबल एक्सपेंडिचर है उसमें से कई सारे खर्चे डिसअलाउ हो सकते हैं अगर आपने इनकम टैक्स की कुछ कंडीशंस कंप्लाई नहीं की। तो वो डिसअलावेंस के सेक्शन अब हमको पढ़ने हैं। डिसअलावेंस में से सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 37(2)(b). ये बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। एज पर दिस सेक्शन 37(2)(b), अगर कोई असेसी, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, अगर कोई असेसी पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट देता है तो पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट देने का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। यहां डिसअलाउ हो जाएगा बिजनेस हेड में, पर 80 GGB और GGC जो सेक्शन है उसमें वो अलाउ हो सकता है एज अ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका ट्रीटमेंट एग्जाम एंगल से हमको बिल्कुल क्लियर रखना है कि एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ डोनेशन, बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन अ सोवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को बिजनेस हेड में तो डिसअलाउ करना है, पर उसी खर्चे को सेक्शन 80 GGB और 80 GGC के अंतर्गत अलाउ करना है। तो ट्रीटमेंट हमको क्लियरली याद रखना है। फिर अगला सेक्शन आता है सेक्शन 40A। 40A में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है TDS से संबंधित। तो TDS से संबंधित जो 3 क्लॉजेस हैं वो हमको पढ़ने हैं। उसको बहुत शॉर्ट में मैंने समराइज किया है। 40A(1) नॉन रेसिडेंट को पेमेंट पे TDS, 40A(1)(a) रेसिडेंट को पेमेंट पे TDS एंड 40A(3) नॉन रेसिडेंट को सैलरी का पेमेंट उस पे TDS। नाउ एक एक सेक्शन को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं 40A(1). एज पर दिस सेक्शन 40A(1), दी असेसी पेयर जो जिसका खर्चा है, जिसके लिए डिडक्शन है, जिसको अलाउ या डिसअलाउ होने की बात आती है, ही में बी एनी पर्सन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, पर जो पेई डिडक्टी है जिसका TDS काटना था, ही इज अ नॉन रेसिडेंट। मैंने नॉन रेसिडेंट को पे किया तो मुझे खर्चा अलाउ होगा या डिसअलाउ वो बात आती है। तो मैंने नॉन रेसिडेंट को पे किया। पेमेंट क्या किया? एनी सम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर इन इंडिया। तो इंडिया के इनकम टैक्स लॉ में एनी सम विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया एक्सेप्ट सैलरी, मैंने नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, कोई भी पेमेंट किया, कोई भी पेमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट, जो बेसिकली मैं कहूं तो सेक्शन 195 में कवर होता है। मैंने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया एनी सम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, और उसके ऊपर मुझे TDS काटने की ऑब्लिगेशन थी अंडर द सेक्शन 195। वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल था और मुझे उस पर TDS काटने की ऑब्लिगेशन थी। तो मुझे क्या करना है? TDS डिडक्ट करना है एंड डिपॉजिट करना है। अगर मैंने TDS डिडक्ट भी कर लिया एंड डिपॉजिट भी कर दिया तो खर्चा अलग हो जाएगा। पर अगर मैंने TDS डिडक्ट कर लिया पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक डिपॉजिट नहीं किया, मेरी बात पे ध्यान देना, मेरे को TDS डिडक्ट कब तक करना है? ईयर एंड तक। तो अगर मैंने ईयर एंड तक TDS डिडक्ट कर लिया पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक उसे जमा नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। 100% जो भी वो खर्चा है जिसपे मैंने TDS काट कर जमा नहीं किया वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये भी ध्यान दे देना कि आज वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा पर कभी ना कभी तो वो TDS में जमा करूंगा, तो जिस भी साल में मैं वो TDS जमा करूंगा उस साल में वो खर्चा मुझे अलाउ हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं ऐसा कहता हूँ कि ये डिसअलावेंस परपेचुअल नहीं है, हमेशा के लिए नहीं होगी। आज मेरा खर्चा डिसअलाउ हो गया, आगे कभी ना कभी तो मैं उसको जमा करूंगा, तो जब मैं उसको जमा करूंगा उस साल में वो अलाउ हो जाएगा। फिर अगला आता है, अगर मैंने टीडीएस काटा ही नहीं, मैंने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया और टीडीएस काटा ही नहीं, अगर मैंने टीडीएस काटा ही नहीं तो मेरा जो भी खर्चा है 100% वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे दो बातें आती है, अगर सब्सिक्वेंटली मैंने टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया तो जिस साल मैं टीडीएस डिडक्ट करके जमा कर दूंगा उस साल वो अलाउ हो जाएगा। या फिर अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा पर डिडक्टी पेई ने अपना टैक्स जमा कर दिया, अगर पेई ने अपना टैक्स जमा कर दिया तो मुझे खर्चा उस साल में अलाउ हो जाएगा जिस साल पेई ने रिटर्न भरा। इनफैक्ट यहाँ पर प्रोविजो टू सेक्शन 2011 अट्रैक्ट हो जाएगा कि पेई ने उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, पेई ने टैक्स भर दिया, पेई ने रिटर्न भर दिया और सीए ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तो अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो मुझे वो खर्चा सेक्शन 2011 में अलाउ हो जाएगा इन दैट ईयर जिस साल पेई ने रिटर्न भरा है। तो ये अगेन द डिसअलावेंस इज नॉट परपेचुअल, द डिसअलावेंस विल हैपन। आज डिसअलावेंस हो जाएगा क्योंकि आपने या तो टीडीएस काटा ही नहीं या टीडीएस काट लिया ईयर एंड तक पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा नहीं किया, आज वो डिसअलाउ हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं जब आप अगर आगे जाके टीडीएस डिपॉजिट कर दोगे, डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दोगे तो आपको अलाउ हो जाएगा। या आप नहीं कर रहे हो तो डिडक्टी ने अपना टैक्स भर दिया तो भी आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। टीडीएस काटने की ड्यू डेट है, यू हैव टू डिडक्ट इट इन द प्रीवियस ईयर, और टीडीएस जमा करने की ड्यू डेट है अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपने अगर नॉन कंप्लायंस किया तो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है, और खर्चा हमको अलाउ हो जाएगा ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, मतलब जब आपने टीडीएस काट लिया या काट के जमा कर दिया उस साल में खर्चा अलाउ हो जाएगा। और अगर डिडक्टर ने टीडीएस नहीं काटा, डिडक्टी ने उसको जमा कर दिया, तो फिर जिस साल डिडक्टी ने रिटर्न भरा उस साल वो अलाउ हो जाएगा। ये सब बातें अपन ने अभी कर ली। अब सेक्शन आता है 40A1A। एज पर दिस सेक्शन डिडक्टर पेयर जिसका खर्चा है असेसी, वो कोई भी हो सकता है, पर उसने पेमेंट किया रेसिडेंट को। मैंने किसी रेसिडेंट को पेमेंट किया, ऐसा पेमेंट जिसपे टीडीएस के चैप्टर के अंतर्गत टीडीएस वाज डिडक्टिबल। टीडीएस के जो इतने सारे सेक्शंस है 194A, 194C, 194H, 194I, टीडीएस पे अलग से रिवीजन लेक्चर है, आप वो देख सकते हैं एट लेंथ। तो टीडीएस के किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत टीडीएस वाज डिडक्टिबल। मैंने रेसिडेंट को पेमेंट किया, एक बिजनेस एक्सपेंडिचर पे किया, और जिस पर टीडीएस के चैप्टर के अंतर्गत टीडीएस वाज डिडक्टिबल। मुझे क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है और डिडक्ट करके डिपॉजिट करना है। अगर मैंने टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया तो मुझे खर्चा अलाउ हो जाएगा। टीडीएस डिडक्ट कब तक करना है, ईयर एंड तक। टीडीएस डिपॉजिट कब तक करना है, अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 40A1 जैसे ही सेक्शन है, बस यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस करोगे तो खर्चा पूरा डिसअलाउ होने की जगह उसका 30% ही डिसअलाउ होगा। तो खर्चे का केवल 30% ही डिसअलाउ होने की बात आती है। बाकी प्रिंसिपल यही है कि अगर मैंने ईयर एंड तक टीडीएस डिडक्ट कर लिया और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक डिपॉजिट कर दिया तो खर्चा अलाउ हो जाएगा। ईयर एंड तक टीडीएस डिडक्ट कर लिया पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक डिपॉजिट नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर आज डिसअलाउ हो जाएगा, पर जब भी आप भविष्य में उसको जमा कर दोगे उस साल में वो अलाउ हो जाएगा। अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं तो खर्चा 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा आज, पर अगेन भविष्य में आप टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देते हो तो वो 30% आपको उस साल अलाउ हो जाएगा जिस साल भी आपने टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट किया। या फिर अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं तो आपका 30% तो आज डिसअलाउ हो गया, पर अगर डिडक्टी ने सेक्शन 2011 की कंडीशंस फुलफिल कर दी, दैट इज बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, रिटर्न भर दिया, टैक्स भर दिया और सीए का सर्टिफिकेट ले लिया, तो जिस भी साल डिडक्टी ने ये सारी कंडीशंस फुलफिल की, रिटर्न भरा, उस साल में हमें खर्चा 30% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्यूटेड ही 30% है 40A1 में। बाकी अल्टीमेटली एज वी हैव सेड इट इन सेक्शन 40A1, द डिसअलावेंस इज नॉट परपेचुअल। आज खर्चा डिसअलाउ हो रहा है, कभी ना कभी अलाउ हो ही जाएगा। जब आगे कंप्लायंस हो जाएगा, आप टैक्स भर दोगे, डिडक्टी टैक्स भर देगा, किसी ना किसी समय ये खर्चा अलाउ हो जाएगा।
अगला सेक्शन आता है सेक्शन 40A3। एज पर दिस सेक्शन 40A3 द डिडक्टर एम्प्लॉयर इज एनी पर्सन। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है। इस व्यक्ति ने नॉन रेसिडेंट को सैलरी पे की, तो मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरा कोई नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय है, मैंने उस नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय को सैलरी पे की, एनी सम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया अंडर दी हेड सैलरीज। तो मैंने उसको सैलरी पे की, उस पर मुझे टीडीएस काटना था, तभी ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन ही नहीं थी, तो फिर तो ये डिसअलावेंस की बात ही नहीं आती है। तो ये डिसअलावेंस तभी ट्रिगर होंगे सभी सेक्शन के जब अदरवाइज अंडर द चैप्टर ऑफ टीडीएस देयर वाज एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द टीडीएस। तो देयर वाज एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर द चैप्टर ऑफ टीडीएस। हमें टीडीएस काटना है या जमा करना है, दोनों में से एक कुछ भी कर लिया तो हमको खर्चा अलग हो जाएगा। ईदर द टीडीएस इज डिडक्टेड और द टीडीएस इज डिपॉजिटेड। इफ नीदर द टीडीएस इज डिडक्टेड नॉर डिपॉजिटेड तो ही खर्चा डिसअलाउ होने की बात आती है। अब अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं और जमा भी नहीं किया तो डिसअलावेंस होगा। डिसअलावेंस कितना होगा? 100%। जितना भी खर्चा है सैलरी का वो पूरा का पूरा ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और बात का भी ऐसा कुछ नहीं दिया कि बाद में जमा कर दिया, वो सब कहानी यहाँ पर नहीं कही गई है। तो यह है सेक्शन 40A3। ज़्यादा काम का नहीं है। 40A3 में हम लोग ये कहते हैं कि टीडीएस काट लिया, जमा कर दिया तो अलग हो जाएगा। टीडीएस काट लिया भले ही जमा नहीं किया तो भी खर्चा अलग हो जाएगा। टीडीएस नहीं काटा पर जमा कर दिया तो भी खर्चा अलग हो जाएगा। डिसअलावेंस तभी होगा जब नीदर द टीडीएस इज डिडक्टेड नॉर द टीडीएस इज डिपॉजिटेड। दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी डिसअलावेंस होगा। 40A3 इज दिस सेक्शन। तो ये अपना एक बड़ा सेगमेंट हो जाता है अबाउट दी 40A। उसके अलावा 40A में और भी चीजें दी गई है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन वेल्थ टैक्स डिसअलाउ होगा, ये भी एक डिसअलावेंस दिया गया है। फिर टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी डिसअलाउ होगा। ये कुछ हद तक सैलरी हेड से कोरिलेटेड पॉइंट है। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट होता है, एम्प्लॉय को टैक्स नहीं लगेगा, और एम्प्लॉयर के हाथ में ये अलावेबल होता है। तो अलावेबल नहीं होता है, एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ना तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा, एम्प्लॉयर वो अमाउंट प्रॉफिट में से कम नहीं कर सकता है, और एम्प्लॉय को भी उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर दिया गया है। ये हो गया सेक्शन 40A, एक सेक्शन खत्म। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे 40A2। एज पर दिस सेक्शन 40A2, इफ certain conditions are satisfied then the expenditure shall be disallowed। ये बेसिकली आपको जानकारी है। ये सेक्शन क्या है? रिलेटेड पार्टी पेमेंट है। अगर रिलेटेड पार्टी को अनरीजनेबल पेमेंट करते हो तो जो भी अनरीजनेबल पेमेंट है वो डिसअलाउ होने की बात आती है। यहाँ पर सेक्शन तभी ट्रिगर होगा व्हेन द पेमेंट इज मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, रिलेटिव बेसिकली। तो कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के रिलेटिव, ऐसी कंसर्न जिसमें डायरेक्टर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उनके रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के रिलेटिव, ऐसी कंसर्न जहाँ इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसके रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ये सब स्पेसिफाइड पर्सन है। हमने एक खर्चा अलावेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर पे किया स्पेसिफाइड पर्सन को, और ये जो स्पेसिफाइड पर्सन को खर्चे का पेमेंट किया ये एक्सेसिव या अनरीजनेबल है। ये हमने बाजार भाव से ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है, ये बेसिक थीम है। तो हम रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं, रिलेटिव को सैलरी दे सकते हैं, रिलेटिव से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, रिलेटिव से सर्विसेज ले सकते हैं, पर वो बाजार भाव पे होनी चाहिए। अगर हमने एक अलावेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर, एक बिजनेस एक्सपेंडिचर पे किया रिलेटेड पार्टी को, एंड दिस एक्सपेंडिचर इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल, ये बाजार भाव से ज़्यादा है। इफ दिस एक्सपेंडिचर इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल, तो जो भी एक्सेसिव और अनरीजनेबल पोर्शन है वो डिसअलाउ हो जाएगा। एक्सेसिव और अनरीजनेबल को मेजर करने के 3 पैरामीटर्स उन्होंने दिए हैं। तीनों में से एक भी पैरामीटर में फिट हो गई चीज तो वो अनरीजनेबल हो जाएगा। इट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू, बाजार भाव से ज्यादा है। इट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस, हमको ज़रूरत ही नहीं थी फिर भी हमने पेमेंट कर दिया, खर्चा कर दिया। एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं थी और हमने फिर भी रख लिया उनको जॉब पे,
तो अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू दी बिजनेस नेसेसिटी, एंड इट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू दी बेनिफिट्स डेराइव्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस में कोई बेनिफिट उससे हुआ ही नहीं। अगर ये खर्चा एक्सेसिव और अनरीजनेबल है इन तीनों में से किसी पैरामीटर पे, एग्जाम के लिए आप याद रखना मार्केट वैल्यू वाला पैरामीटर, क्योंकि वही वो पूछ सकते हैं कि बाजार भाव के हिसाब से इतना अनरीजनेबल है। तो अगर वो खर्चा अनरीजनेबल है तो जितना पोर्शन अनरीजनेबल है वो डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे हमने 60,000 का खर्चा कर दिया और 40,000 ही रीजनेबल है, तो जो 20,000 अनरीजनेबल है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, पहले कंडीशंस पे ध्यान रखना। देयर इज एन एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को पे किया, और ये जो स्पेसिफाइड पर्सन को बिजनेस एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है ये अनरीजनेबल या एक्सेसिव है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो जो अनरीजनेबल पोर्शन है वो वाला पोर्शन डिसअलाउ हो जाएगा। दिस इज द सेक्शन 40A2। अब हम आते हैं अगले सेक्शन पे 40A3। This section 40A3, it is again a very popular section. As per this section 40A3, assessee he has incurred any expenditure. तो एक allowable business expenditure की हम बात कर रहे हैं। assessee ने कोई business का खर्चा किया, ये जो खर्चा है इसका पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट टू अ पर्सन इन अ सिंगल डे। सिंगल डे में सिंगल पर्सन को सिंगल एक्सपेंडिचर का पेमेंट, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को सिंगल एक्सपेंडिचर का पेमेंट अगर 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा, तो ऐसी परिस्थिति में द पेमेंट शुड बी मेड ओनली बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और अदर प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट। इन्हीं मोड से पेमेंट किया जाना चाहिए। और अगर इनके अलावा किसी मोड से पेमेंट कर दिया, इफ इट इज अदरवाइज देन बाय दीज मोड्स, तो जो भी खर्चा है अपना वो डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे हमने एक खर्चे का पेमेंट 15,000 रुपये कैश कर दिया, तो पूरा 15,000 रुपये हमको डिसअलाउ हो जाएगा। द कंडीशन इज देयर शुड बी एक्सपेंडिचर, और हम जब बिजनेस हेड में बात कर रहे हैं तो बिजनेस एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। सो देयर इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, वन एक्सपेंडिचर। इस एक्सपेंडिचर का हम 1 पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, और ये पेमेंट 1 डे में कर रहे हैं, 1 डे में इंस्टॉलमेंट्स में भी कर रहे हैं, तो उसका एग्रीगेट कर लेंगे। 1 पर्सन, 1 एक्सपेंडिचर, 1 डे। अगर ये पेमेंट 10,000 से ज़्यादा है तो इट इज अलाउेबल ओनली इफ इट इज पेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ पेमेंट। एंड इफ इट इज अदरवाइज देन बाय दीज मोड्स, तो जो खर्चा है वो अपना डिसअलाउ हो जाएगा। अब वैसे ये लिमिट 10,000 है, पर इफ द पेमेंट इज मेड टू अ ट्रांसपोर्टर फॉर हायरिंग, लीजिंग, प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरियेजेस, इफ द पेमेंट इज मेड फॉर हायरिंग, लीजिंग, प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरियेजेस, तो लिमिट 10,000 की जगह हो जाती है 35,000। तो 35,000 से ऊपर का खर्चा है तो सेक्शन का कंप्लायंस करो, अकाउंट पे चेक वगैरह से दो, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा। इन द केस पेमेंट इज मेड फॉर फ्रेट, पेमेंट इज मेड टू ट्रांसपोर्टर, तो 35,000 की लिमिट है। बेसिक सेक्शन ये है। इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ये आता है, और वो सब्जेक्ट मैटर है सब्सिक्वेंट पेमेंट का। हमने खर्चा इस फाइनेंशियल ईयर में बुक कर लिया, से फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मैंने खर्चा बुक कर लिया, पर 18-19 में उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या होगा? 18-19 में वो खर्चा अलग हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली मैंने 1-2 साल बाद उसका पेमेंट 20-21 में किया। जब मैंने 20-21 में पेमेंट किया, मुझे ये देखना पड़ेगा वेदर द पेमेंट इज बाय अकाउंट पे चेक एक्सेट्रा और नॉट। इफ द पेमेंट इज अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा, तो फिर इसे 20-21 की इनकम मान लिया जाएगा। तो जिस भी साल मैंने उसका पेमेंट किया, इसे उस साल की इनकम मान लिया जाएगा। सो दैट इज अनदर प्रिंसिपल विच इज देयर कि ओरिजिनल ईयर में तो खर्चा अलग हो गया, बट सब्सिक्वेंटली अगर मैंने उसका पेमेंट इन नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 40A3 कर दिया, तो जिस भी साल मैं पेमेंट करूंगा इसे उस साल की इनकम मान लिया जाएगा। अगेन देयर इज वन मोर एस्पेक्ट इन 40A3 एंड दैट इज एक्सेप्शंस। एज पर द सेक्शन 40A3 प्रिस्क्राइब्ड केसेस में सेक्शन 40A3 नहीं लगेगा, और वो प्रिस्क्राइब्ड केसेस रूल 6DD में दिए गए हैं। अगर रूल 6DD के किसी भी पैरामीटर में आप आ जाते हो तो आप पर डिसअलावेंस नहीं होगा, मतलब खर्चा अगर अदरवाइज अलावेबल है तो आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। अब रूल 6DD में कौन कौन से केसेस दिए वो अपन लाइन बाय लाइन देख लेते हैं।
Well, as per Rule 6DD, these are certain payments which are covered therein. Now, the first payment which is covered under Rule 6DD is a payment made to bank. If the payment is made to bank or if the payment is made to government, then in such a case, even if the payment is made in cash, still no disallowance would be attracted. Second payment which is covered in Rule 6DD is a payment made through bank. That is पेमेंट जैसे कि 40A3 में तो बहुत स्ट्रिक्ट है कि इट शुड बी ओनली बाय वे ऑफ अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. पर रूल 6DD कुछ और मोड्स परमिट करता है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, एडजस्टमेंट ऑफ वन अकाउंट इन बैंक विथ अनदर अकाउंट इन द सेम और अदर बैंक, दैट इज क्लियरिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. तो ये मोड्स भी रूल 6DD में परमिटेड है. फिर जिसको बुक एडजस्टमेंट कहते हैं वो भी परमिटेड है, बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय द पेई फॉर एनी गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द असेसी टू सच पेई. सो देयर इज एन एडजस्टमेंट कि मैंने आपको पैसा देना है, उसके बदले आपने मेरे को कुछ गुड्स सप्लाई कर दिए या कोई आपका डेबिट क्रेडिट का एडजस्टमेंट कर दिया. नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो कुछ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परमिटेड है, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रिलेटेड. So payment for purchase of agricultural or forest produce or animal husbandry or poultry farming, fish products or horticulture, apiculture, and the payment is made to the cultivator, grower or the producer of such articles, produce or products. तो हमने किसान से उसकी फसल खरीदी या एपीकल्चर की प्रोड्यूस उनके ग्रोअर कल्टीवेटर से खरीदी, फिशरीज फिशरमैन से खरीदी, तो कैश पेमेंट चलेगा. फिर पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री टू द प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट्स. तो जो भी उस चीज़ के प्रोड्यूसर हैं उन्हीं से हमने कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह में कुछ खरीदा तो कैश पेमेंट चलेगा. हैंडलूम इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, वहाँ से कैश पेमेंट में अगर कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो चलेगा. फिर पेमेंट मेड बाय अथोराइज डीलर और मनी चेंजर अगेंस्ट द परचेज और ऑफ करेंसी traveler's check in the normal course of his business. तो if the payment is made to an authorized money changer, तो हमने कोई डॉलर देके रुपीस लिए और उसका कमीशन उसको कैश में सेटल कर दिया तो भी कैश पेमेंट चलेगा. फिर पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू हिज एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक सच पेमेंट इन कैश. तो मैंने अपने एजेंट को पेमेंट किया और इसलिए पेमेंट किया क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली कैश में पेमेंट करना था. तो थ्रू एजेंट अगर मैं कैश में पेमेंट करता हूँ तो कैश पेमेंट चलेगा. फिर पेमेंट टू अ विलेजर, तो किसी हमने विलेजर को पेमेंट किया, ऐसा विलेजर है जिसके विलेज में देयर इज नो बैंक, तो गांव के व्यक्ति को हमने उसी के गांव में पेमेंट किया और ये गांव ऐसा है जहां बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो कैश पेमेंट चलेगा. फिर अगर पेमेंट इज मेड ऑन अ बैंक हॉलीडे, तो हमने कोई पेमेंट किया ऐसे दिन जिस दिन बैंक की छुट्टी है, भले ही वो डिक्लेयर्ड हॉलीडे हो या स्ट्राइक वगैरह के कारण हॉलीडे हो, तो इफ द पेमेंट इज मेड ऑन सच अ डे ऑन विच द बैंक इज क्लोज तो कैश पेमेंट चलेगा. फिर उसके बाद अगली चीज आती है सेक्शन 43B. दिस सेक्शन, द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सेक्शन इज दैट सर्टन एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस. अगर हम कोई खर्चा है उसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो ही उस खर्चे का डिडक्शन हमको मिलेगा. सो फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस. पहला यहाँ पे दिया गया है टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. तो कोई भी तरह का टैक्स हो, जैसे सेल्स टैक्स हो, जीएसटी हो, कोई भी टैक्स हो, ड्यूटी, सेस, फीस वगैरह, तो उसका डिडक्शन पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा. इसी प्रकार से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और अदर सुपर एनुएशन फंड, तो डिडक्शन कैश बेसिस पे मिलेगा. प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड, कोई भी फंड हो, डिडक्शन इज अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस. फिर लीव एनकैशमेंट का डिडक्शन कैश पेमेंट बेसिस पे मिलेगा. फिर उसके बाद दिया गया है बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, डिडक्शन कैश पेमेंट एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगा. और इंटरेस्ट ऑन एनी लोन टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड एनबीएफसी, इनका जो भी पेमेंट है इंटरेस्ट का पेमेंट, डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस. एंड लास्टली अमाउंट पेड टू रेलवे फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, तो डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस.
ओरिजिनल ईयर में अगर हमने जिस साल का खर्चा है उस साल अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर दिया तो अलाउड है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं पे किया तो डिसअलाउ हो जाएगा। पर अगेन डिसअलाउंस परपेचुअल नहीं है, तो आज ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, जिस साल एक्चुअली पे कर दोगे आप उस साल ये अलाउ हो जाएगा। एक्चुअल पेमेंट मतलब जिसका पेमेंट हम कर चुके हैं। एक इंटरेस्ट को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन है यहाँ पर, और वो डिस्कशन ये है कि अगर हमारा इंटरेस्ट लाइबिलिटी थी, वो इंटरेस्ट लाइबिलिटी का लोन में कन्वर्जन होता है। जैसे बैंक से हमने लोन लिया, हमारा अकाउंट एनपीए हो गया और बैंक ने इंटरेस्ट लाइबिलिटी को लोन में कन्वर्ट कर दिया। तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी का अगर लोन में कन्वर्जन होता है तो वो कन्वर्जन को एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा। एक्चुअल पेमेंट तो तभी होगा जब हम उस लोन का या इंटरेस्ट का जो भी है उसका हम एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। जब सच में उस इंटरेस्ट लाइबिलिटी को हम एक्चुअली पे करेंगे तभी उसको एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा और डिडक्शन तभी दिया जाएगा। सो दैट इज बेसिकली सेक्शन 43B। एंड एक मेजर डिस्कशन बिजनेस हेड का इसके साथ हो जाता है, जिसको नोट्स में मैंने क्लासिफाई किया एज प्रायोरिटी 1। This is just a part 1 of my discussion of the chapter of income from business profession. I'll be covering part 2 of the business head in the later subsequent lecture. And part 2 में मैं priority 2 of the business head discuss करूँगा। Major business head का discussion हम कह सकते हैं, जो बड़े sections हैं, important sections हैं, वो अपना इस part में हो चुका है already. So my only advice has been always कि आप जो भी लेक्चर्स हैं उनको कम से कम 2 से 3 बार देखें, लेक्चर्स को रिवाइज करें, कोशिश करें कि खुद से प्रोविज़न को बोल सकें। जो भी आपके नोट्स हैं उनको रेफर करें। मेरे नोट्स ऑलरेडी लिंक में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। सो आई विल बी कमिंग अप विद दिस प्रायोरिटी 2 ऑफ द बिजनेस हेड वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।